हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट जी के ट्रिक। दोस्तों, आज से आप लोगों के लिए सार संग्रह हम लोग लेकर आ रहे हैं जो कॉस्मोस प्रकाशन की महेश कुमार बंडमाल के द्वारा लिखी गई है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सभी सब्जेक्टों का सार संग्रह आता है। इसी क्रम में हमारा जो पहला अध्याय हम लोग लेकर आ रहे हैं वो है हमारा इतिहास। और इतिहास को आप लोग जानते हैं 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इसके स्रोतों के बारे में बात करेंगे। अब एक बात आप लोग और जान लीजिए कि ये सार संग्रह आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि जब आप पेपर देने जाते हैं या आपका पेपर आ जाता है, आप परीक्षा का डेट आ जाता है और आपको रिवीजन करना होता है, तो आप लोग सार संग्रह के माध्यम से 2 से ढाई घंटा या 3 घंटा मैक्सिमम उस पीरियड में आप लोग पूरे बुक को रिवीजन कर सकते हैं। बिल्कुल आपके पेपर के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल आपके पेपर के हिसाब से ये सार संग्रह सेट किए होते हैं। तो आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव को भी यहाँ से जो है कि जो जिसमें कन्फ्यूजन होता है उसको दूर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास में जो हमारा पहला टॉपिक आता है, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इतिहास क्या है। देखिए, किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट और सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण ही आपका क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोगों को रट लेना है इसको। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्राथमिक वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को माना जाता है, जो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आप लोग जानते हैं आहत सिक्के के नाम से उन्हें जाता है, जिन्हें पंच मार्क कॉइन कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप लोगों को देख लेना है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित पी हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो ये स्टुअर्ट पिगॉट की कृति है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको डायरेक्टली पूछ लेती है। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इंतु का इस्तेमाल किया है इन्होंने। आप लोग देख सकते हैं कैसे लिखा जाता है, पेपर में आपको एग्जैक्ट मिलेगा ऐसे ही। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं इपिग्राफी, जिसको अभिलेख शास्त्र बोलते हैं हिंदी में। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त हुआ? तो हाथी गुफा अभिलेख, जो खारवेल के द्वारा लिखी गई है। तो हाथी गुफा अभिलेख। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो B.A. स्मिथ ने तैयार किया था। अब आइए समझते हैं इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्टोरिक एज बोलते हैं या पीरियड बोलते हैं; आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं; और एक आता है आपका हिस्टोरिकल पीरियड। अगर मैं बात करूं प्रागैतिहासिक काल का टाइम पीरियड की ड्यूरेशन की, तो मानव उत्पत्ति से 300 ईसा पूर्व तक के जो काल रहे हैं वो प्रागैतिहासिक काल कहलाते हैं। और 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का, ईसा पूर्व तक का जो टाइम रहा है वो आदि ऐतिहासिक काल का रहा है। ऐतिहासिक काल की अगर मैं बात करूं तो 600 ईसा पूर्व से आगे तक का जो टाइम रहा है वो आपका ऐतिहासिक काल में आता है। पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित, अगर देखा जाए यहाँ पे कि पुरातात्विक साक्ष्य का अध्ययन का एकमात्र स्रोत क्या है, तो ये आता है आपका लिखित या साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, जिसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रागैतिहासिक साक्ष्य का अध्ययन जब भी हम करेंगे तो इसमें हमारे पास केवल खुदाई से प्राप्त चीज़ों का ही अध्ययन कर सकते हैं, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। आदि ऐतिहासिक की अगर मैं बात करूं तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल क्या होता है कि पुरातात्विक एवं साहित्यिक प्रकार के दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। देखिए, एक्सकेवेशन खुदाई से भी प्राप्त है और आपका लिखित साक्ष्य भी प्राप्त है, जिसको ऐतिहासिक काल बोलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ है, पुरातात्विक साक्ष्य है तथा विदेशी स्रोत हैं। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो आप लोग जानते हैं
कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का सबसे पहला भाग्य प्राप्त हुआ था वो जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुआ था 1837 ईस्वी में। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि अशोक के शिलालेखों का खोज किसने किया था, तो फ्रेंथफेलर आते हैं, वो इन्होंने खोज किया था शिलालेखों का। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है, तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे, तो वैश्वसरय मनु को जाता है। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है, तो गुप्त वंश का उल्लेख है वायु पुराण में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास का जानकारी मिलता है, तो आप लोग जानते हैं मौर्य वंश का। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, तो कल्पसूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है। नोट में लिखना है आपको, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को लिख लेना है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना आप लोगों को देख लेने हैं कब हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था, आप लोगों को पता होनी चाहिए। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो आर्द्र संतवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से है। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। और ब्राह्मी लिपि यहाँ पे पूछ लेगा कैसे लिखी जाती है, तो बाएं से दाएं लिखी जाती है। नारद मुनि से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है, तो गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है, तो मनुस्मृति मानी जाती है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है, मनुस्मृति को कहा जाता है। स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको नोट कर लेने हैं आप लोगों को। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संगीता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण सप्तशस्त्री संगीता या महाभारत कहा गया। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप लोगों को कवर हो जाएगी, तो यहाँ से आप लोग को देख लेने हैं। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है, शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है, डार्विन को माना जाता है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहाला के नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था। 629 ईस्वी में आया था ये। अब देखिए कुछ प्रमुख अभिलेख और शासक जिनके बारे में लिखा गया है, आइए समझते हैं। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग आप लोग जानते हैं प्रेजेंट टाइम में उड़ीसा वाला क्षेत्र, उसको कलिंग के नाम से जाना जाता था उस टाइम में। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के बारे में लिखा गया है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग प्रशस्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त का भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसे। दक्षिण भारत के 12 राजाओं को ये जीत लिया था, फिर उनके जो है कि राज्य को वापस इसने लौटा दिया था। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मा। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के बारे में है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के बारे में लिखा गया है ये। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के बारे में लिखा गया है। बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है, शुंग काल की। बौद्ध स्तंभ लेख में किससे जानकारी मिलती है, तो शुंग काल की जानकारी मिलती है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है, सीयूकी में किया है। अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की थी, तो अलबरूनी ने की थी। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। क्योंकि उससे ये काफ़ी प्रभावित था, इसलिए उसने कहा कि चल भैया तुमको हम दिल्ली का काजी नियुक्त कर देते हैं। मार्को पोलो द्वारा लिखी मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है, तो पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है, शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। अब कुछ लेखक हैं उनके वर्णन को देख लेते हैं। सबसे पहले फायान, ये 399 से 414 ईस्वी में ये आया था भारत में। रचना इसकी भारत दशा का विवरण इसने किया है। प्रथम चीनी यात्री था जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसने उपाधि धारण की थी उसके समय में ये आया था। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियां तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल को देव निर्मित बताया है। ह्वेनसांग
हुएनसांग 629 से 645 तक भारत में रहा। इसकी रचना है सीयू की। और हुएनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि नीति का पंडित कहा जाता है। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। इति सिंह की अगर मैं बात करूं तो ये 673 से 675 ईस्वी में भारत में आया। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं के बारे में ये लिखा है। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में ये अध्ययन किया था। नोट में लिखना है, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एरण अभिलेख, सीधे पूछ लेता है प्रथम सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है, तो एरण अभिलेख आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं कि जो पाषाण काल है, स्टोन एज है, उसके बारे में। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पेलियोलिथिक एज के बारे पेलियोलिथिक एज जिसको पूरा पाषाण काल बोलते हैं, मीजोलिथिक एज जिसको मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक एज जिसको नव पाषाण काल बोलते हैं। इनका टाइम पीरियड रहा है 26 लाख बीसी से लेकर 9000 बीसी तक। और मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड रहा है 9000 बीसी से 4000 बीसी तक। और नवपाषाण काल का काल रहा है 4000 बीसी से 2500 बीसी तक। अब पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल 26 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक। और मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 बीसी से 40,000 बीसी तक। उच्च पूरा पाषाण काल आपका 4000 बीसी से 40,000 बीसी से 9000 बीसी तक माना गया है। पूरा पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है, तो पूरा पाषाण काल कहलाता है। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवास किस पदार्थ का प्रयोग करते थे, तो पत्थर का ये लोग प्रयोग करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है, तो जम्बू द्वीप का खंड है ये। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजाति रूप में भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था, तो पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हथनौरा, आप लोग जानते हैं नर्मदा घाटी बेसिन जो मध्य प्रदेश इलाका में पड़ता है, तो यहाँ से मिला है सबसे पहला साक्ष्य। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से आपके प्राप्त हुए हैं। ये उस टाइम एक उप महाद्वीप हुआ करती थी बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है, तो मृतकों की दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो आप लोग जानते हैं मेहरगढ़, और यहीं से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं, सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबा का प्रयोग किया। प्रस्तर युग, स्टोन एज जिसको बोलते हैं, यानी पत्थर का युग, लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था, तो इन्होंने सबसे पहले कुत्ता को पाला था। आज भी देखिए कितना प्यारा है लोगों का कुत्ता। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में माना जाता है, तो मध्य पाषाण काल में माना जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आदमगढ़ से मिले हैं। मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई, तो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था, तो जौ था आपका, बार्ले इंग्लिश में बोलते हैं। चाकोलिथिक युग जिसको कैल्कोलिथिक युग बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है, ताम्रपाषाण युग या कॉपर एज के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं ताम्रपाषाण कालीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो पेपर में आपके डायरेक्ट पूछ लेते हैं। देखिए, इनाम गांव की अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र में कच्ची मीट के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। दायमाबाद ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। ताम्रपाषाण युग उनका सबसे बड़ा स्थल है, ये महाराष्ट्र में है। ये भी कलश सावधान तथा कलश को घेरे घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है यहाँ से। सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल था ये। और दायमाबाद और नवाटोली की अगर मैं बात करूं, नवाटोली का, तो ये भी महाराष्ट्र में है। इसका उत्खनन HD संकालिया द्वारा चित्रित काले मृद भांड का प्रमाण यहाँ से मिले हैं। निवासा की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र से ये मिला है आपका पटसन का प्रथम साक्ष्य, और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। ताम्रावती की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान, यहाँ से प्राप्त काले मृद भांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। नोट में लिखने हैं, नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुम्बाक ने किया था।
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो आप लोग जानते हैं भीमबेटका में, मध्य प्रदेश में भीमबेटका पड़ता है, यहीं से मिला है। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुआ है? तो नवपाषाण काल से प्राप्त हुआ है। पेबल उपकरण टूल से संबंधित है, निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ताम्रवती के नाम से किस संस्कृति प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृति प्रसिद्ध है आपका। माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है मध्य पाषाण काल से। देखिए माइक्रो से और मीजोलिथिक से आपको रिलेट करके पढ़ लेने हैं। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पाषाण काल से पूरा पाषाण से संबंधित है। मानव की आखेटक हंटिंग, जिसको हंटर बोलते हैं, आखेटक और खाद्य संग्राहक फूड गैदरर की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो पूरा पाषाण काल से ये जुड़ी हुई है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? तो मादहा और सारानाहार हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो उच्च पूरा पाषाण काल में ये हुआ था। क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त हुए। अग्नि का उपभोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? तो नवपाषाण काल में ये सीखा था। मानव में जीवाश्म एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? तो शिवालिक पहाड़ियों से मिला है। भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ किस स्थान से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो मेहरगढ़ से हुई है। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो सराहनहार से प्राप्त हुआ है। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? तो हस्तिनापुर से हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदाड़ो, चंदुड़ो, सुतकांगडोर, हड़प्पा, कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान वाले रीजन में है, ये स्थित हैं। अब देख लेते हैं नवपाषाणकालीन स्थल जो प्राप्त हुए हैं और उनसे जुड़े जो इम्पोर्टेंट राज्य हैं उनको देख लेते हैं। तो स्थल की मैं बात करूं, सबसे पहला बुर्जहोम। बुर्जहोम से कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था और ये जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गुफ कराल कश्मीर से प्राप्त हुआ। कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृद भांडों का प्रयोग, सिलवटा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्म की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। मादहा उत्तर प्रदेश में आपका पड़ता है, प्रतापगढ़ जिले में। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण धान के अलावा जौ की खेती और पशुवाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। संगनकल्लू की अगर मैं बात करूं तो ये कर्नाटक में है। राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। टिकली हल की अगर मैं बात करूं तो ये कर्नाटक में राख के ढेर और निवास स्थल के साक्ष्य मिले हैं। चोमनी मांडो की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां ज्यामितीय आकार के साक्ष्य, प्रसारण और हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारा तारू यह असम से प्राप्त हुआ है। गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ी और चित्रित मृदभांड का प्रयोग मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिरांद बिहार में है आपका, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। दावोजली की अगर मैं बात करूं असम, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है यहाँ पे। नोट में आप लोगों को लिखने हैं नवाटोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन HD सकालिया के द्वारा किया गया था। नवाटोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल रहा है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि स्क्रिप्ट किस प्रकार की है? तो भाव चित्रात्मक है।
हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थान है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए थे? तो कालीबंगा है वो। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनमाली हरियाणा में है आपका। घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पूरा स्थल किस स्थल से किस राज्य में प्राप्त हुआ है? तो गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाकालीन मोहरों का सर्वाधिक प्राचीनतम आकार कैसा था? तो आपका वर्गाकार था। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों घोड़े के अंकन पर नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। मैंने बताया था यहाँ पे आप लोगों के लिए कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ की गई थी? तो भारत में की गई थी। सिंधु सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित थी। सबसे प्राचीन सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो सुमेरियन सभ्यता है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आधारित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदभांड है। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीयकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड जो मिला था इसी को माना जाता है द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभिक प्रतीक के रूप में। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था? तो सेल खड़ी का इस्तेमाल किया गया था। अब विस्तार देख लेते हैं हड़प्पा का, और उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में। देखिए उत्तर में अगर देखा जाए इसका तो जम्मू कश्मीर मांडा पड़ता है, ये उत्तर में इसका विस्तार है। और पश्चिम में देखा जाए तो सूत कांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले गुजरात वाले रीजन में। पूरब में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर है आपका। दैमाबाद देखा जाए तो आपका महाराष्ट्र है। ताम्रपाषाण काल के सबसे बड़ा स्थल यही था आपका। और इसके चारों तरफ इसके सुरक्षा के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इसी दैमाबाद को पत्थर के दीवारों से चारों तरफ बाउंड्री दी गई थी। ठीक है। ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे, लोग की अगर मैं बात करूं तो वो गोलाकार घर में रहते थे, जबकि वहां का जो मुखिया होता था गांव का वो चौकोर आकार के घर में रहता था। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। गोदीवाड़ा डॉकयार्ड बोलते हैं जिसको आजकल बंदरगाह बोला जाता है। हड़प्पा कालीन स्थल और महत्वपूर्ण उससे तथ्य देख लेते हैं। देखिए हड़प्पा की अगर मैं बात करूं तो मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है। इसका खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1921 ईस्वी में। ये रावी नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये स्थल और इसका नदी। ठीक है। और उत्खनन करता मोहनजोदाड़ो की अगर मैं बात करूं तो लरकना प्रांत में पाकिस्तान में है। रखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। ये भी सिंधु नदी के किनारे आपका स्थित है। लोथल की अगर मैं बात करूं तो लोथल आपका अहमदाबाद जिला गुजरात में है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज किया था 1955 से 62 में। ये भोगवा नदी के किनारे है और ये एक डॉकयार्ड था। चंदहुड़ो की अगर मैं बात करूं तो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान के वहाँ पे स्थित है। अर्नेस्ट मैके ओ एन जी मजूमदार के द्वारा खोजा गया था 1931 में। नदी है सिंधु नदी। और यहाँ से जो साक्ष्य मिला है जो इम्पोर्टेंट है, मन के बनाने का कारखाना, लिपस्टिक का, कान से गुड़िया, वक्राकार ईंट मिला है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है यहीं से। 3 घड़ियालों और 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल पाउडर प्राप्त हुए हैं यहीं से।
कालीबंगा की अगर मैं बात करूँ, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है, और इसकी खोज जो किए थे वो आपके अमलानंद घोष एवं ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर ने किया था 53 में। 1953 से 60 में घग्गर नदी के किनारे जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। भूकंप के साक्ष्य अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बना बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली मिली है यहीं से। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है, हरियाणा हिसार जिले में, और सूरजभान ने इसकी खोज किया था 1969 में, घग्गर नदी के किनारे है। कोटदी जी, ये भी आपका एक डॉकयार्ड था, खैरपुर पाकिस्तान में स्थित है, ये भी सिंधु नदी के किनारे है। बनमाली की अगर मैं बात करूं तो बनमाली आपका हिसार में है और सरस्वती नदी के किनारे ये बसा हुआ है। रोपड़ रूपनगर पंजाब में है, दत्त शर्मा ने इसकी खोज किया था 1955, सतलज नदी के किनारे है। रंगपुर की अगर मैं बात करूं, कठियावाड़ा जिला गुजरात सौराष्ट्र में पड़ता है आपका, M.R. राव ने खोज किया था, भादर एवं माधव नदी के किनारे है। आलमगीरपुर की अगर मैं बात करूं, मेरठ उत्तर प्रदेश में, यज्ञदत्त शर्मा, हिंडन नदी के किनारे है ये। सूतकांगेडोर, ये भी आपका एक नौकयार्ड था, और अर्नेस्ट स्टाइन, जॉर्ज डेल्स ने खोज किया था, दासक नदी के किनारे ये है आपका। मांडा की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर, जगपति जोशी चेनाब नदी के किनारे स्थित है। सुतकाकोह, जॉर्ज डेल्स, ये सादी कौरी नदी के किनारे स्थित है। सुतकोटदा गुजरात, ये भी डॉकयार्ड था आपका, जगपति जोशी, सरस्वती नदी के किनारे ये भी स्थित है। इसको आपको नोट में लिखने हैं। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली थी, बार्टरी सिस्टम था। बार्टरी सिस्टम क्या होता है कि एक वस्तु को दो और दूसरी वस्तु लो, ये सर्वाधिक आपका हड़प्पा सभ्यता में विकसित था। अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारा वैदिक काल आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है आपका। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो तीनों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के लिए। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जानकारी किस वेद से प्राप्त हुआ है? तो यजुर्वेद से प्राप्त हुआ है। 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है आपका। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता, 9वां मंडल आपका समर्पित है। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में मिलता है आपका। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो केकय के शासक थे ये। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में है? तो उपनिषद से है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में किया गया है? तो चिनाव के रूप में किया गया है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। अब देख लेते हैं वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख जो शब्द हैं उनके प्रेजेंट टाइम में नाम क्या है और उनके प्राचीन नाम क्या थे, वो भी देख लेंगे। गाय को आधुनिक नेम है इसका, इसको बोला जाता था उस टाइम अघन्या, जिसका वध न हो। राजा को गोपा बोला जाता था। अतिथि को गोहन या गोहता बोला जाता था। धनी व्यक्ति को गोमत बोला जाता था। युद्ध को गविष्टि या गेसु या गम्य बोला जाता था। पुत्री की अगर मैं बात करूं तो पुत्री को आपका दुहिता बोला जाता था। अनाज की अगर मैं बात करूं तो धान्य बोला जाता था। मरुस्थल की अगर मैं बात करूं तो धनवा बोला जाता था। उपजाऊ भूमि की अगर मैं बात करूं तो उर्वरा बोला जाता था। पशुचारण योग्य भूमि को खिल्य बोला जाता था। आपका हल से बनी नालियां का सीता बोला जाता था। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय रचनाओं का संकलन है? तो सामवेद है आपका। वर्ण व्यवस्था कास्टिज्म सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। पूर्व वैदिक काल में किन 2 स्थानों का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा एवं समिति का। वैदिक देवी देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? बृहस्पति को। ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग निष्क एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस रूप में? सिक्के के रूप में किया जाने लगा था। पुरुष में एक प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अब देख लेते हैं कि जो वेद हैं उनके ब्राह्मण हैं सूक्त, उपनिषद, आरण्यक, अध्येता, और उपवेद कौन है, उसके प्रवर्तक कौन है? तो ऋग्वेद की अगर मैं बात करूं, इसका ब्राह्मण कौशितकी ऐत्रेय है। सूक्त इसमें 128 मंत्र हैं।
उपनिषद इसका ऐत्रेय है और अरण्यक भी इसका ऐत्रेय कौशितकी है और इसके अध्ययनकर्ता को होत्र कहा जाता है और इसका उपवेद है आयुर्वेद जिसके प्रवर्तकर्ता थे प्रजापति। यजुर्वेद की अगर मैं बात करूं तो तैत्तिरीय और शतपथ इसके ब्राह्मण है, इसमें कोई भी मंत्र नहीं है। तैत्तिरीय गठी श्वेताश्वर इस बृहदारण्यक और मैत्रेय जो दोनों ही इंपॉर्टेंट है इसके उपनिषद। अरण्यक इसके बृहदारण्यक और शतपथ हैं, तैत्तिरीय भी है। अध्ययनकर्ता को अधजु बोला जाता है। उपवेद इसके धनुर्वेद हैं और इसके संकलनकर्ता हैं विश्वामित्र। सामवेद की अगर मैं बात करूं तो इसका ब्राह्मण है पंचवीस और 1810 मंत्र हैं इसमें। केन और छांदोग्य इसका उपनिषद है। अरण्यक जैमिनी और छांदोग्य है और अध्ययनकर्ता को उद्ग्रात बोला जाता है और गंधर्व वेद इसके उपवेद हैं, नारद द्वारा लिखी गई है। अथर्ववेद की अगर मैं बात करूं तो गोपथ है, इसमें 6000 मंत्र हैं। मांडुक्य प्रश्न मुंडक उपनिषद है इसके और अध्ययनकर्ता को ब्रह्मा बोला जाता है और उपवेद इसका शिल्प वेद है, विश्वकर्मा के द्वारा लिखा गया है। पारसियों के ग्रंथ जींद अवेस्ता में किस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है तो वह असुरों का देवता है। ईरान से भारत में आर्यों के जाने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है तो बोगजकोई अभिलेख से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था तो अंग एवं मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ है ऋग्वेद काल में हुआ है। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीनतम माने जाते हैं, इन्हें गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था बलि एवं कर्मकांड में। प्रसिद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था तो परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद में लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त हुआ है तो जौ के लिए, बार्ले के लिए प्रयोग हुआ है यव। वैदिक युग में प्राचीनतम लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था तो वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली था। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है तो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में भारत और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है इंद्र को। पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था तो इंद्र थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी तो विश्वामित्र ने किया था। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है तो संस्कृत में लिखी गई है। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से है तो मुंडकोपनिषद से है। अब ऋग वैदिक नदियां इनके आधुनिक नाम देख लेते हैं। वितिस्ता को झेलम, विपाशा को व्यास बोला जाता है। दृशदवती या दृशदंती को घग्गर बोला जाता है। क्रुम्भु को कुर्रम बोला जाता है। कुंभा को काबुल बोला जाता है। सादानीरा को गंडक बोला जाता है। अस्कनी को चिनाव बोला जाता है और शत्रुघ्नी को सतलज। गोमल को आपका गोमती बोला जाता है। सिंधु को सिंध बोला जाता है। सरस्वती को घग्गर बोला जाता है। सुषोमा को सोहन बोला जाता है। सुवास्तु को स्वात बोला जाता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी तो ब्राह्मी लिपि थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था तो उपाध्याय कहलाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। सुलवा सूत्र किस विषय से संबंधित है ज्यामिति से। अस्तो मा सद्गमय वाक्य कहाँ से लिया गया तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। चरक संगीता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है तो चिकित्सा से है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन से शामिल थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इसमें शूद्र शामिल नहीं थे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीत्मा की उपाधि दी गई है। नदियों की माँ कहा जाता है, संज्ञा दी गई है। अब बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे ऋषभदेव, इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है तो जैन धर्म का ये मूल सिद्धांत बहुत बार पेपर में आ चुका है। ये जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है तो निर्जरा अवस्था कहा जाता है। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है
जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना, ये आपका संवर है। गंग वंश के राजा राजमहल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंडराय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गुम्तेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तभिषेक के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को देख लेना है। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो ये भी आपका जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय किस का संप्रदाय था? तो जैन धर्म का संप्रदाय था। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अर्धमगधी भाषा में लिखी गई है। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेध शिखर जो है आपका ये जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजक के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र थे। कि जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति जो पाटलिपुत्र में हुई थी उसमें हो गया था। अब जो जैन संगीतियां हुई है उसको देख लेते हैं। देखिए जैन संगीति की अगर मैं बात करूं, पहला इधर वर्ष दिया हुआ है। प्रथम जैन संगीति आपकी 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र बिहार में। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में, इसके जो अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण थे। अब बात करते हैं कि जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? महावीर स्वामी थे, 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। अब महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म 540 ईस्वी में हुआ था, और इनका जो जन्म हुआ था वो वैशाली कुंडग्राम में हुआ था, जो बिहार में पड़ता है। पिता का नाम इनका सिद्धार्थ था। बजी संघ के कुंडग्राम के जात्रिक क्षत्रिय कुल के ये थे। माता के नाम इनका त्रिशला था, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी ये। बचपन का नाम वर्धमान था इनका। पत्नी का नाम यशोदा था। कुंडिया गोत्र के राजा समरौती की कन्या थी ये। पुत्री, इनकी जो पुत्री का नाम था वो अनुनोजा प्रियदर्शना था। प्रमुख उपाधि इन्होंने केवलीन, कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान। कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। जीन विजेता और निर्ग्रंथ बंधन रहित अहर्त पूज्य इनका जो है कि प्रथम उपाधियां थी ये। निर्वाण प्राप्ति इनकी कहाँ हुई थी? तो पावापुरी राजगृह में, बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में सस्तीपाल के यहाँ परमल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र था, वहाँ पे इनका जो है कि देहांत हो गया था। सैयदवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौशाम्बी आप लोग जानते हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन साहित्य में मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता है? बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता था? तो आजीविकों के आवासों के लिए किया जाता था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जुड़ा था ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना, एवं ब्रह्मचर्य पौ महाव्रत की शिक्षा दी थी इन्होंने ही, महावीर ने ही। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो भद्रबाहु थे। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? तो ये आथी गुफा का अभिलेख है। नोट में लिखना है आप लोगों को, जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र ने अनुयायी श्वेतांबर, जबकि भद्रबाहु ने अनुयायी दिगंबर कहलाए। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो आइए देखते हैं महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई थी। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा था? तो महायान संप्रदाय था, जो ईश्वर के रूप में पूजता था। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थावरीवाद एवं महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हो गया? तो जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी आपकी वैशाली में, उसमें ये 2 पार्टों में बट गए थे। प्रथम बौद्ध संगीति जो है आपका राजगीर में हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति आपका पाटलिपुत्र में, और चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुआ था, जम्मू कश्मीर में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से तात्पर्य क्या है? तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था को कहा जाता है।
बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो उदयन के काल में आए थे। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इस कारण इन्हें प्रछंद बुद्ध की उपमा दी जाती है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 जो हैं आपके आर्य सत्य हैं। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? तो ये बुद्ध चरित्र के रचयिता आप लोग अश्वघोष हैं। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो रुमिंदेई अभिलेख जो है इनका ये पुष्टि करता है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा होने लगी थी। यही जो है कि सर्वाधिक अगर देखा जाए तो अंतर के रूप में देखा जाता है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो प्रथम उपदेश में दिखाया गया है। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी उससे संबंधित है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। अब बात करेंगे बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। तो इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था। लुम्बिनी जो आपका कपिल वस्तु वर्तमान रुमिंदेई अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, नेपाल में है। पिता का नाम सुधोधन है। शाक्य के राज्य कपिल वस्तु के शासक थे ये। इनकी माता का नाम महामाया देवी है। कोलिय गणराज्य यानी कि कोलिय वंश से संबंधित है इनकी माँ। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। इनका गोत्र जो है गौतम है। पालन पोषण इनके सौतेली माता यानी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, क्योंकि इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था। पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। पत्नी यशोधरा कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी ये। पुत्र इनका राहुल, सारथी इनका चन्ना, घोड़ा इनका कथक। ज्ञान प्राप्ति गया बोध गया बिहार निरंजना नदी के तट पर। प्रथम उपदेश ऋषिपत्नम, पुराना नाम सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपत्नम है। शिष्य आनंद एवं उपाली इनके थे। धर्म प्रचार का स्थल शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल, बज्जी, कौशल राज्य। जीवन का अंत 483 ईस्वी में, वो 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जो भी हुआ है सब वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म भी हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई है, सब वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है। और इनका इनके देहांत को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो देवदत्त बनना चाहता था, ये इनका प्रमुख संत बनना चाहता था। संघ भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्मचक्र परिवर्तन से संबंधित है। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? तो वैशाली में। पहली जो भिक्षुणी बनी थी वो बनी थी इनकी माता प्रजापति गौतमी, और दूसरी जो बनी थी वो आम्रपाली बनी थी। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब संगीतियों को देख लेते हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित संगीतियां हैं। प्रथम संगीति 483 बीसी में स्थान था राजगृह। महाअध्यक्ष इसके महाकश्यप थे। शासक इसके उस टाइम अजात शत्रु थे। द्वितीय 383 बीसी में हुई थी और वैशाली में हुई थी। साबक मीर थे इसके अध्यक्ष और कालाशोक के टाइम में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे और शासक उस टाइम अशोक थे। चतुर्थ प्रथम शताब्दी जिसको बोलते हैं 78 ईस्वी या 98 ईस्वी की अगर मैं बात करूँ, कुंडलवन में हुआ और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। कनिष्क के टाइम में ये संपन्न हुआ। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक संप्रदाय के नागार्जुन संबंधित हैं। विश्व का सबसे ऊंचा विशाल विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे स्थित है? तो राजगीर में ही स्थित है। विश्व के 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई? तो जापानियों के द्वारा ये निर्मित की गई है। एशिया के ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। शून्यता के सिद्धांत जो है नागार्जुन ने दिया था। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थानों के लिए नालंदा महाविहार जो है विख्यात है। बौद्ध तथा जैन
दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? तो कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के का शासनकाल में प्राप्त हुआ था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में बनाई गई थी। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को भेजा गया था। अब इसके 3 पिटक हैं, उसको समझ लेते हैं बौद्ध धर्म के। तो पहला है सूक्त पिटक। इसकी अगर मैं बात करूं तो पिटकों में बृहत्तम ये है और इसमें बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन किया गया है। विनय पिटक की अगर मैं बात करूं तो पिटकों में लघुत्तम है, बौद्ध धर्म के आचरण, विचार और नियम निषेध का संकेतन है। अभिधम्म पिटक की अगर मैं बात करूं तो इस पिटक में बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था? तो बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और वो प्रश्नचित सन्यासी को इन्होंने जब देखा था तो इनके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, इनके दिमाग के ऊपर। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन में महाविहार बनवाया था? तो बिंबिसार ने बनवाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी, दूसरी महिला आपका आम्रपाली। बुद्ध ने अपनी जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताया था? तो इन्होंने वैशाली में बिताया था। संसार अस्थिर एवं क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उसके से जुड़े प्रतीक जो पेपर में आते हैं उसको देख लेते हैं। तो गर्भ की अगर मैं बात करूं तो जो घटना हुई थी गर्भ, ये प्रतीक है इसका हाथी का। घटना यौवन सांड का प्रतीक है। जन्म की अगर मैं बात करूं तो कमल, और समृद्धि की अगर मैं बात करूं तो शेर। निर्वाण की अगर मैं बात करूं तो पद चिन्ह इनका रह गया है, और मृत्यु की बात करूं तो स्तूप है। प्रथम प्रवचन ज्ञान प्राप्ति जो हुआ था, बोधि वृक्ष उसका प्रतीक है। गृह त्याग जब इन्होंने किया था तो कंथक घोड़ा से ये गए थे, कंटक घोड़ा से, तो वो प्रतीक है इनका। गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है ग्रीक रोमन शैली में। उपसोत का आचरण कौन करते थे? तो बौद्ध भिक्षु करते थे। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकितेश्वर का जन्म अन्य नाम से जाना जाता है, पद्म पाणी के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र परिवर्तन से क्या निर्देश दिया जाता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश है। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा गया है? तो तारा को। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनातम सिद्धांत एवं पदगल के रूप में मान्यता दी गई है? तो सर्वविष्ट को दिया गया है। महासंगिकों के अनुसार जीव किसमें निर्मित हैं? तो नौ धर्म में। बौद्ध धर्म के रत्नों क्या में शामिल हैं? बुद्ध, धम्म और संघ में। बौद्ध धर्म के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार से जाना जाता है? तो प्रतीतोक्त समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को नोट में लिखना है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासन काल में प्रारंभ हुई थी। अब देखते हैं शैव एवं भागवत धर्म, इसको समझते हैं शैव धर्म को। नयनार कौन थे? तो शैव उपासक थे। नयनार सीधे पूछ लेता है पेपर में। मतमयूर से क्या तात्पर्य है? प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय है। त्रिमूर्ति एवं अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में हुई? तो गुप्त काल में की गई थी ये। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी? तो डायोनिसिस की संज्ञा इसने दी थी। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव को संबंध किस जैन तीर्थकर से बताया गया है? तो अरिष्टनेमी से बताया गया है। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। अथर्ववेद एवं श्वेतांबर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति 1ली शताब्दी ईस्वी की मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुडली मल्लिंग के रूप में प्राप्त हुई है।
अनिश्वरवाद मूर्ति में आधे शिव तथा आधे पार्वती किसके प्रतीक हैं? देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक हैं ये। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो नयनार संतों की प्रमुख भूमिका थी। नयनार संतों की संख्या जो थी वो 63 थी। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ है? तो शुंग सातवाहन काल में हुआ है। प्रमुख दर्शन एवं प्रतिपादक उसके देख लेते हैं। तो सांख्य दर्शन के आधार ग्रंथ जो है सांख्य सूत्र है। प्रतिपादक इसके कपिल मुनि हैं। न्याय दर्शन के गौतम ऋषि हैं। योग दर्शन के पतंजलि हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये सब। वैशेषिक दर्शन के कणाद एवं उलूक हैं। मीमांसा के आपका जैमिनीय हैं। वेदांत की अगर मैं बात करूं तो बद्रायण है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी आपको दिए गए हैं दर्शन ये आप लोगों को याद होने चाहिए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है मखली पुत्र गोसल थे। घोर अक्रियवादी के संस्थापक पूर्ण कश्यप थे। यादृच्छवाद आचार्य अजित कौशाम्बिलिनी के इसके अध्यक्ष थे। भौतिकवादी पकदू कच्चायन इसके अध्यक्ष संस्थापक थे। अनिश्चयवादी की अगर मैं बात करूं तो संजय बैठली पुत्र थे इसके। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कृष्ण को माना जाता है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को जाता है? तो गुप्त शासकों को जाता है। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेस नगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा से। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म कर्म एवं भक्ति को समान महत्व दिया गया है। वह प्राचीनतम स्थल जहाँ 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। नैमिष सारण्य उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका सीतापुर जिले में। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो 9 है। नवधा भक्ति है। मेगास्थनीज के कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित है? तो हेराक्लीस के नाम से उल्लेखित है। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? तो अलवार संतों ने किया था। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अरडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। नोट में लिखना है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य विक्रमांक एवं प्रम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी इन्होंने। अब बात करते हैं कि 6वीं शताब्दी ईस्वी में राजनीतिक दशा कैसी रही है, जिसमें 16 महाजनपदों के उदय के बारे में जानकारी मिलती है। उसको समझते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में माना गया है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। लगभग 544 से 549 ईसा पूर्व में जो है कि इसने स्थापना किया था मगध का। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम है? तो अस्मक दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है ये। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने, मौर्य डायनेस्टी ने शासन किया। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो उदयन ने बनाया था। उदयन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? उज्जैन से प्राप्त होती है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासन था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? तो बिंबिसार ने। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बस पढ़ रहे थे, बताइए। आते हैं अभी 20-20 मिनट में। हाँ तो आते हैं, खाली जंप पे मार लेंगे, 1-2 राउंड मार लेंगे। हाँ हाँ हाँ। ठीक। ठीक है। ठीक। ठीक ठीक ठीक। प्राचीन स्थान श्रावस्ती नगर का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार आकृति का है। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था। किस शासक को
परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है? तो महापद्मनंद को माना जाता है। 16 महाजनपदों को देख लेते हैं और उनकी राजधानियों को। अंग की अगर मैं बात करूं तो इसकी राजधानी चंपा था। मगध का गिरिब्रज था, जिसका पुराना नाम राजगिरी है। मल की अगर मैं बात करूं कुशीनारा, काशी की वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती। पंचाल की अगर मैं बात करूं तो उत्तरी पंचाल का अहिछत्र था, दक्षिणी पंचाल का कौंपिल्य था। कुरु की अगर मैं बात करूं तो कुरु का इंद्रप्रस्थ था। बज्जी का विदेह एवं मिथिला था। मत्स्य का विराटनगर राजस्थान में पड़ता है, जयपुर में। वत्स का कौशाम्बी और सूरसेन का मथुरा। चेदी का सोतीवती या सुक्तिमती। अस्मक की राजधानी जो आपकी पोटन या पोटली थी। अवंती का उत्तरी अवंती का उज्जैन और दक्षिणी अवंती का महास्मते थी। गंधार की अगर मैं बात करूं तो तक्षशिला पाकिस्तान में। कंबोज की अगर मैं बात करूं तो हाटक आपका राजपुर कश्मीर में। बज्जी तथा मल महाजनपदों में गणराज्य गणतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिली है। यानी पूरे विश्व में सबसे पहले अगर कहीं गणतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिली है तो वो मिली है आपके यही दोनों बज्जी और मल गणराज्य में। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो अवंती। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी इसकी मृत्यु 323 बीसी में। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जयद्रमीज नाम से किया है? तो घनानंद का उल्लेख इसने किया है। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का विवरण देखिए यहाँ पे। तो आस्टिबुलस की अगर मैं बात करूँ तो एरियन एवं प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था। प्रमुख रचनाएं युद्ध का इतिहास इसने लिखा है। उसके बाद से निरियाकस की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रबो एवं एरियन विवरण देता है। या सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। और ओनो क्रेस्टस की अगर मैं बात करूं सिकंदर की जीवनी लिखता है यह जहाजी बेड़े का चालक था। अब बात करेंगे हम यहाँ पे मौर्य साम्राज्य। अब मौर्य साम्राज्य को देखते हैं। बृहत्तम स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त इसका नाम था। सेंडोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने करवाया है। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में मिलता है? विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में मिलता है। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ पे है? तो पाटलिपुत्र में है। मैकियावली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे की जाती है? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? जो लकड़ी के महल था ये। सेलुकस जिसे अलेक्जेंडर तथा द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था उसको पराजित। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक की मांग की थी, लेकिन दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुएं इसको प्रदान की गई, क्योंकि दार्शनिक वहाँ के यूनानी कानून में नहीं था, जिसकी वजह से उसको नहीं भेजा गया, इसको प्राप्त नहीं हुआ। कुम्हार नामक स्थल से किस प्राचीन स्थल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था? तो अशोक ने किया था। सेंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसमें है? तो जस्टिन ने की है इसका। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। मौर्य कालीन तीर्थ की अगर मैं बात करूँ अधिकारी की, तो मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे और शास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। पहला पुरोहित प्रधानमंत्री होता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी सन्निधाता राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी होता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मंत्री परिषद अध्यक्ष मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। व्यवहारिका दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक की अगर मैं बात करूं सेना का संचालक होता था। सेनापति सेनाध्यक्ष होता था। अंतर्वर्षिका सम्राट का अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी होता था। कर्मांतिक उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान होता था। प्रशासता जो होता था राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला होता था। दंडपाल की अगर मैं बात करूं तो सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी था।
दुर्गपाल देश देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। आटविक वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। दवारिक राजमहल का प्रबंध और देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी था। नागरक नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मौर्यकालीन अधिकारी पौताध्यक्ष का मुख्य कार्य था मापतौल का। नोट में लिखना है गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर एवं उदगुलान इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम मिलते हैं आपके। गुर्जरा हो गया, मास्की हो गया, नेट्टूर हो गया, उदगुलान, इन चारों अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम मिलते हैं। अशोक किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवण बेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति सलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिया। सलेखना पद्धति क्या होता है कि अन्न जल को त्याग देना और उसके बिना रहना, उसी को सलेखना पद्धति बोलते हैं। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा जाता था? मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को रज्जुक कहा जाता था। ब्राह्मी लिपि को प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई? तो पत्थर की पट्टियों पर की गई है। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजीगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ स्थित है? तो पेशावर में स्थित है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्राकृतिक भाषा थी, ये प्राकृत थी। अशोक के शिलालेखों की खोजकर्ता आप लोगों को देख लेने हैं, लेकिन ये पूछता नहीं है खोजकर्ता, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ के हम देखिए अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? देवनाम प्रियदर्शी देव का प्यारा उपनाम से। पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चलता है? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन सा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? अशोक ने। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भाब्रू अभिलेख जो आता है इनका, इसमें राजस्थान से प्राप्त है। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो 5वें बृहद शिलालेख से। गुर्जरा लघु अभिलेख कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? शीताध्यक्ष द्वारा एकत्रित किया जाता था। मध्य प्रदेश से स्थिराची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने किया था? तो अशोक ने किया था। मौर्य राजवंश के शासक को सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस रूप में किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो कालसी से प्राप्त हुई है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कुछ अधिकारी हैं और उनके विभाग की अगर मैं बात करूं, जैसे सीताध्यक्ष की अगर मैं बात करूं, तो कृषि विभाग हुआ करता था। तो सीताध्यक्ष को कृषि विभाग का अध्यक्ष बोलते थे। अक्राध्यक्ष खानों का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का अध्यक्ष होता था। शुल्काध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान होता था। मुद्राध्यक्ष जो होता था आपका पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष हुआ करता था। ये नोट में लिखने हैं, मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को संभूत समुत्थान और समव्यवहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सर्वावाह कहा जाता था। नोट में लिखने हैं आपको, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो अर्थशास्त्र में मिला है आपका। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियों का वर्णन है? इंडिका में मेगास्थनीज की जो लिखी गई ये पुस्तक है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? तो जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा को सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? मौर्य काल में तो तक्षशिला था। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? तो मौर्य वंश ने किया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का। मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, संभवतः इसी को तुर्मय कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में मिलता है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? राजस्व के स्रोत थे। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी की लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? तो वो अर्थशास्त्र में दी गई थी। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के शिलालेख अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो सातवाहनों के द्वारा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदत्त था। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से प्राप्त होती है। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा था तो अलेक्जेंडर आपका था। सेल्यूकस निकेटर जिसने चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? तो सीरिया बेबीलोन का शासक था। अशोक के पश्चात देवनाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की? तो दशरथ ने धारण की थी। अशोक की कुछ उपाधियां हैं, उसको देख लेते हैं। अशोक की अगर मैं बात करूं तो अशोक का नाम मास्की एवं गुर्जरा में इसका नाम अशोक ही मिलता है। देवनाम प्रिय अशोक राजा की अगर मैं बात करूं तो गुर्जरा अभिलेख से इसका नाम मिलता है देवनाम प्रिय। अशोक मौर्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। प्रियदर्शी राजा बराबर गुहालेख से। प्रियदर्शी राजा मगध भाबरू बैराट लघु शिलालेख से। प्रियदर्शी राजा कंधार बृहद शिलालेख से। अशोक वर्धन पुराण से मिलता है। राजा अशोक का नेटुर लघु शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। राजा अशोक देवनाम प्रिय उद्गोलम लघु शिलालेख से मिलता है। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? तो तक्षशिला में इसने किया था। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नियों की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसे ने दंड का प्रावधान किया था? तो कौटिल्य ने किया था। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अरमाइक भाषा से हुई है। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार हुआ? तो बैक्ट्रियाई शासकों का हुआ था। मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी का कार्य हुआ करता था। सिक्कों का परीक्षण करता था ये। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से प्रचलित था, उसे बिंदुसार के नाम से जाना जाता है। मौर्य काल की मुद्राएं देख लेते हैं। इस काल में चांदी और तांबे के सिक्के का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्के को पर्ण कहा जाता था, अर्धपर्ण कहा जाता था, पाद कहा जाता था और अष्टभाग कहा जाता था। तांबे के सिक्के की अगर मैं बात करूं तो मासक कहा जाता था, अर्धमासक कहा जाता था और कांकड़ी कहा जाता था और अंध कांकड़ी कहा जाता था। नोट में लिखने हैं आप लोगों के लिए। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी जो तोसली थी उस पर अधिकार कर लिया था। अब बात करते हैं मौर्य काल के बारे में। बात करते हैं मौर्योत्तर काल की। तो आइए समझते हैं मौर्योत्तर काल। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक था ये। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है? तो मत्स्य पुराण से मिलती है। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित है? तो अमरावती में ये स्थित है सातवाहनों की राजधानी। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी था ये। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा बेणकटक नामक नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो ये 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत की स्थापना उसी दौरान हुई थी। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने जारी किया था। सर्वाधिक शुद्ध तांबे के सिक्के इन्होंने जारी किया था। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर होता है? तो 135 वर्षों का करीब करीब अंतर होता है।
मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो वो है सातवाहन आपका। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कर्ण वंश ने राज किया था। कनिष्क को चीनी जनरल ने पराजित किया था, पांचाऊ ने इसको पराजित कर दिया था कनिष्क को। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई हैं? तो कुषाण वंश के जो सीमाएं थी वो भारत से बाहर तक फैली हुई थी। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुई? तो ये 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुई थी ये। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो चेदी वंश से संबंधित है। प्रथम ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम जो था आपका ईरानी शासक था। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए ये आपका बामियान बहुत ही फेमस है। किसके सिक्कों पर मात्र देवी उमा का नाम मिलता है? तो कुषाण शासक के नाम पे मिलता है। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? तो कनिष्क ने चलवाए थे। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? तो कनिष्क के सिक्कों पे हुआ है। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो कार्तिकेय का चित्रांकन मिलता है। भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण का गंधार शैली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाणों ने जारी किए थे। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो चरक था। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? तो महायान बौद्ध संप्रदाय से ये संबंधित था। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? तो शुंग वंश के ने जो है कि हत्या करके सत्ता को अपनाई थी और इसका भी अंत हत्या करके कर दी गई थी। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? तो मीनांडर की है ये। अब जान लेते हैं मौर्योत्तर काल विदेशी आक्रमणकाली जो आए हैं उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहला अगर हिंद यवन की अगर मैं बात करूं तो ये 190 बीसी में भारत में आए थे और ये मूल निवासी इनका जो था वो बैक्ट्रिया अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से आए थे। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक इसमें जो था वो मीनांडर मिलिंद शाकल था। राजधानी इसकी जो थी वो वर्तमान सियालकोट आपका जो स्थित है वहीं पे इसने अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद से आया शक या सिथियन 90 बीसी में। इसका जो मूल निवास स्थान था सीरिया और ईरान वाला क्षेत्र था। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक इसका नहपान था। पश्चिमी भारत में ये लोग बसे हुए थे। महाराष्ट्र में भारत अभिलेखों तथा शतवाहन अभिलेखों में उल्लेख है इसका। उसके बाद से आए पार्थियाई या पल्लव। पहली सदी के अंत में ये लोग आए थे। पार्थिया या ईरान वाले क्षेत्र में के ये लोग मूल निवासी थे और भारत में ये गोंडो फर्निस के नाम से विख्यात था जो इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। बेलग्राम अफगानिस्तान में विशाल संख्या में इसके सिक्के मिले हैं। उसके बाद से कुषाण और युची आए 15 ईस्वी में। चीनी तुर्किस्तान से ये लोग आए थे और भारत में ये लोग की अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जो था कनिष्क था इसका। और उज्जैनी वर्तमान उज्जैन की अगर मैं बात करूं पुरुषपुर वर्तमान पेशावर को इसने अपनी राजधानी बनाया था। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को नोट लिखने हैं कि आक्रमणकारियों का क्रम कैसे रहा है। तो पहला आपका हिंद यूनानी के बाद से शक आए, शक के बाद से पल्लव आए और पल्लव के बाद से कुषाण आए। ये डायरेक्ट आपका जो है कि पूछ लेता है क्रम। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक को जाता है और कुषाण शासक में जो भीम कडफिसेस था इसने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। अब बात करते हैं गुप्त काल। आइए गुप्त काल को समझते हैं। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त था जिसने स्थापना किया था इसकी। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? ये गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त वंश का। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया था? तो 275 से 550 ईस्वी तक। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। आइए समुद्रगुप्त के बारे में कुछ जानते हैं। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी 320 बीसी में। किस गुप्त राजा भी एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह था इससे जो है
की संचालित होता था। पूर्वी तट पे ये अवस्थित था। इलाहाबाद स्तंभ लेख अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियानों के विषय में जानकारी मिलती है। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किस शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए थे। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। दिल्ली को कुबल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनवाया गया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसने जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसने अपना विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उसी के स्मृति में बनवाया गया था। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियों के बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। श्रीगुप्त की अगर मैं बात करूँ तो ये आदि राज की अगर मैं बात करूँ, महाराज की इसने उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त की विक्रमादित्य विक्रमांक की उपाधि धारण की। स्कंद गुप्त शाकदित्य या शक्रोपम की उपाधि धारण किया था इसने। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक की उपाधि धारण किया। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि इसने धारण किया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराज धीराज की उपाधि इसने धारण किया था। अब बात करते हैं जो गुप्तकालीन अधिकारी थे और उनसे संबंधित विभाग थे उसके बारे में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए। इसमें देखिए, महाप्रतिहार की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी था ये। अग्रहारिका की मैं बात करूँ तो दान विभाग का प्रधान था ये। और महादंड नायक की अगर मैं बात करूँ तो यह न्यायाधीश हुआ करता था। दंड पाशिका की अगर मैं बात करूँ तो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यही 4-5 आपके यहाँ से इम्पोर्टेंट है, बाकी यहाँ से कुछ नहीं पूछता है पेपर में। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो सुश्रुत बहुत ही प्रसिद्ध थे ये। चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो छपड़क जो था वो संबंधित था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ जान लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल रहा है 375 से 415 बीस ईस्वी। स्वयं एक विद्वान था, विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे। नवरत्न उसे कहा जाता था, 9 विद्वानों को। इसमें कालिदास, धन्वंतरि, छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, अमर सिंह और घटकरपन, बारामिहिर और बरूची जैसे विद्वान थे। अमर सिंह का एक कीर्ति है, उसको भी आप लोगों को देख लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कीर्ति है। शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है? 242 वर्ष का। और गुप्तकालीन रजत चांदी मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? तो रूपक कहा जाता था उसको, चांदी के मुद्रा को। कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख से किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो तंतु आय का उल्लेख किया गया है। यहाँ से आप लोगों को नोट में लिखना है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोचक वंश कहा गया है। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो सामंतवाद एवं प्रारंभ का था। गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आप लोगों को देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो खेती करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु की मैं बात करूं तो निवास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। खिल की अगर मैं बात करूं, जो कृषि भूमि योग्य नहीं होती थी उसे खिल कहा जाता था। अपराध भूमि जंगली भूमि को कहा जाता था। चारागाह पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि को चारागाह कहा गया है। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो मुद्रा राक्षस में मिलता है। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिठूर कानपुर में अवस्थित है। कुमारगुप्त के बारे में जान लेते हैं। कुमारगुप्त के समय ही मध्य भारत में रजत सिक्का का प्रचलन हुआ था। उसे महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा ही की गई थी। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो व्यापारिक मंडी होने के कारण ये काफी प्रचलित था। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जहाज रवाना होते थे? तो ताम्रलिप्ति से होते थे। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है? तो फाहियान ने किया है। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? तो गुप्त काल का है। और सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है।
इसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। ये नाम सीधे सीधे लेता है। गोपराज की पत्नी की अगर मैं बात करूं तो उसके सती होने का जानकारी यहाँ से मिलता है। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? तो रेशमी कपड़े का आयात किया जाता था। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? तो समुद्रगुप्त जो है कि उत्तरदायी था। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट था। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्ट रूप मिलता है अजंता में। और विशाख दत्त कृति नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की। किसके स्वर्ण सिक्के में हीन मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? स्कंदगुप्त के सिक्कों में। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटक में स्त्रियों और शूद्रों के बीच संवाद किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से साकरी कहा जाता था? तो शकों पर विजय के कारण। किस अभिलेख से समुद्रगुप्त की लिच्छवी दोहत्री बनाया गया? तो प्रयाग अभिलेख से। हुणों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया तथा इसे स्कंदगुप्त ने हीड़ों पर विजय प्राप्त की थी। इसी ने दमन किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को कहा जाता था, निगम कहा जाता था। अग्रहार से क्या तात्पर्य है? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान अग्रहार कहा जाता था। विदेशों के प्राप्त पास उदयगिरी गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ है? गुप्त काल में हुआ है। 12 गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में हुआ है? तो भगवान विष्णु के सम्मान में हुआ है। अब जान लेते हैं गुप्त राज्य के समकालीन जो राजवंश थे उसके बारे में जान लेते हैं। तो बकाटक राजवंश की अगर मैं बात करूं तो 255 ईस्वी में विद्य शक्ति थे। और हूण राजवंश के समान जो तोरमाण थे। और विष्णु कुंडित राजवंश के समान विक्रमेंद्र फर्स्ट था। नोट में आप लोगों को लिखना है, कढ़ाण के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। किसने किया था? तो आपका कल्हण ने। अब बात करते हैं गुप्तोत्तर काल के। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने किया था इसकी स्थापना। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने किया था। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? घोड़े का आयात किया जाता था। मौखरी शासकों की राजधानी जो थी वो कनौज थी। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कनौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। किसने? सम्राट हर्षवर्धन ने। कनौज और प्रयाग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न उठा के पूछ लेता है कि हर्षवर्धन ने 2 महासम्मेलन आयोजित किया था, वो कहाँ किया था? तो पहला कनौज, दूसरा प्रयाग। बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? तो कुषाण काल में हुई थी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो विदक भागम कहा जाता था। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था, जिसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी निम्नवत थे। जिसको कुंतल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो अश्वक सेना का प्रधान हुआ करता था। सामंत और महाराज की अगर मैं बात करूं तो नागरिक प्रशासन का प्रमुख हुआ करता था। 3री शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? तो लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु यह प्रसिद्ध था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो प्रतिष्ठानपुर माना जाता है। हर्ष चरित्र नामक पुस्तक के रचयिता बाणभट्ट हैं, दरबारी कवि थे इसके। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो 606 से 641 ईस्वी तक रहा है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाई थी। और थानेश्वर से इसने अपनी राजधानी कनौज बना ली थी, स्थानांतरित कर ली थी। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो औरंगाबाद के ये निवासी थे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील कठियावाड़ का जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। इसको आप लोग नोट में लिखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। हुएनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में। भारत में नारियल की खेती कहाँ से किसने प्रारंभ की थी? तो सातवाहन काल में ये प्रारंभ हुई थी, सातवाहनों ने किया था। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया गया है? रेशम के लिए प्रयोग किया है। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कनौज था प्रमुख व्यापारिक केंद्र।
ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर जो था वह आपका मथुरा था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? तो ग्राम सभा के हाथ में थी। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने किया था? तो ह्वेनसांग ने किया था ये। चीनी यात्री इति सिंह ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? तो 672 ईस्वी में किया था। हर्ष को तीन नाटकों प्रियदर्शी का रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। पूरे बिहार और बंगाल उड़ीसा को इसने रौंद दिया था। किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का प्रारंभ भारत में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। चीन में दूत भेजने वाले शासकों की अगर मैं बात करूं तो हर्षवर्धन आता है। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित है, इसने भेजा था। नरसिंह द्वितीय ने भी अपना पल्लव वंशीय था, इसने भी भेजा था। यशो वर्मा कनौज नरेश थे ये, और इसने भी अपना जो है कि दूत चीन भेजा था। कलोतुंग फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, इसने भी चोल वंश का था ये, इसने भी अपने जो दूत थे वो चीन भेजे थे। अब बात करते हैं प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। अब देखिए इसमें देख लेते हैं स्थापत्य कला में खजुराहों का मांतगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को है। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? कन्हरी गुफा जो महाराष्ट्र में है वहां पे। पाणीताड़ा मंदिर किस नगर में अवस्थित है? तो भावनगर में अवस्थित है। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? तो एलिफेंटा विख्यात है आपका। खजुराहो के मंदिर हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। 950 से 1050 ईस्वी के बीच में करवाया गया था। एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर और गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से, तीनों से संबंधित है एलोरा। और एलोरा आपका गुप्त शासकों के द्वारा बनवाया गया था। पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है आपका। बौद्ध गुफा मंदिरों में कौन सबसे प्रसिद्ध है? तो अजंता आपका बहुत प्रसिद्ध है। एलोरा गुफाओं महाराष्ट्र का निर्माण किन शासकों ने किया है? तो ये राष्ट्रकूटों ने किया है। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया था, ये एलोरा आपका राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? तो सीतापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका, डिस्ट्रिक्ट ही है सीतापुर। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? तो कैलाश मंदिर एलोरा को माना जाता है। एलिफेंटा के शैलकृत मंदिरों को स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म को। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किस नरसिंह देव बर्मन ने करवाया था? काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जाना जाता है जो उड़ीसा में अवस्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। भुवनेश्वर तथा पुरी का मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर शैली में हुआ है। देखिए उत्तर भारत की जितनी भी मंदिरें हैं उनका निर्माण नागर शैली में हुआ है, और दक्षिण भारत की जितने मंदिरें हैं उन सबका निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है, और मध्य भारत का जितने भी मंदिर हैं उनका निर्माण बेसर शैली में हुआ है। इसको पता होनी चाहिए आप लोगों को। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य क्या है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिली भवन को यह दर्शाता है। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहां के नष्ट हुए मंदिरों से सर्वाधिक बड़ा सबसे ऊंचा मंदिर है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो पल्लव ने बनवाया था। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु एवं झेलम के मध्य स्थित है। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल सेनगिरी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में, कर्नाटक में अवस्थित है। आदि शंकराचार्य ने ज्योति मठ उत्तराखंड, शारदा मठ द्वारका, गोवर्धन मठ पुरी एवं वेदांत मठ श्रृंगेरी की स्थापना किए थे। तो इन्होंने 4 मठ की स्थापना किए थे चारों दिशाओं में, तो ये आपको पता होनी चाहिए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायत शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। गंगेय कोट चोलपुरम का मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक था ये चोल साम्राज्य का।
राजराज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में बनाया गया है? तो द्रविड़ शैली में बनाया गया है। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप में ये स्थित है। अब जान लेते हैं मंदिर स्थापत्य कला के बारे में कुछ। तो देखिए, एरण का विष्णु मंदिर की अगर मैं बात करूं तो ये एरण सागर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। और भूमरा का शिव मंदिर भूमरा सतना जिला में मध्य प्रदेश में। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सिरपुर रायपुर जिला में और छत्तीसगढ़ में है। तिगवा का विष्णु मंदिर आपका तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर नचना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर भीतरगांव आपका कानपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। पिपरिया को विष्णु मंदिर पिपरिया सतना जिला मध्य प्रदेश। देवगढ़ का दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग के बारे में। तो आइए समझते हैं इसको। दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए जाना जाता था? तो चोल वंश। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था? तो पल्लव वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। पांड्य राज्य किस राज्य के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो मोतियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? तो चतुर्भुज आकार की है। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख लेख में हुआ है? तो एहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग में विस्तृत था। किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल वंश के शासकों ने ऐसा काम किया था। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? तो मलिक काफूर ने समाप्त किया था। अब देखिए यहाँ पे प्रमुख राजवंश उनकी राजधानियों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी देख लेते हैं। चोल वंश की जो राजधानी थी वो तंजौर थी और इसका संस्थापक विजयालय था। पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी और इसका संस्थापक विष्णुवर्धन सिंह विष्णु था। राष्ट्रकूट की अगर मैं बात करूं तो इसके संस्थापक दंती दुर्ग था और इसकी राजधानी मान्यखेत थी। होयसल वंश द्वार समुद्रम इसकी राजधानी और विष्णुवर्धन इसका संस्थापक था। काकतीय वंश अमकोंड बीटा प्रथम था इसका। गंग वंश कुलाल और तलकाड ब्रजहस्त प्रथम इसका संस्थापक था। पाल वंश की संस्थापक गोपाल था और इसकी राजधानी जो थी वो मुंगेर थी। सेन वंश की राजधानी लखनऊती थी और सामंत सेन ने इसकी स्थापना किया था। पांड्य वंश की राजधानी जो थी मदुरई थी और नेडियोन ने इसकी स्थापना किया था। गुर्जर प्रतिहार की अगर मैं बात करूं तो कनौज इसकी राजधानी था और नागभट्ट प्रथम इसका शासक था, इसी ने स्थापना किया था। चालुक्य कल्याणी का चालुक्य मान्यखेत को ये लोग अपनी राजधानी बनाए थे और तैलप द्वितीय ने इसकी स्थापना किया था। चालुक्य बदामी बतापी जयसिंह प्रथम ने इसकी स्थापना किया था। चालुक्य बेगी बेगी में इन्होंने राजधानी बनाया था और विष्णुवर्धन इसका संस्थापक था। गढ़वाल वंश वाराणसी को इन्होंने राजधानी बनाया था और चंद्रदेव जो है कि इसकी स्थापना किया था। सोलंकी वंश सोलंकी वंश की राजधानी जो है अनिलवाड़ा थी और मूल राज इसका संस्थापक था। परमार वंश ने अपनी राजधानी धारा नगरी बनाया था और उपेंद्र इसका जो है कि संस्थापक था। कलचुरी वंश की अगर मैं बात करूं तो त्रिपुरी और कोक्कल इसका जो है कि स्थापना किया था। चौहान वंश की अगर मैं बात करूं तो अजमेर अही छत्र वाला क्षेत्र था और वासुदेव ने इसकी स्थापना किया था। चंदेल वंश की अगर मैं बात करूं तो खजुराहो महोबा नन्नुक इसका जो है कि संस्थापक था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में स्थित है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर मेरू अभिलेख से प्राप्त हुआ है। किसके शासनकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? तो कुलुतुंग फर्स्ट के टाइम में भेजे गए थे। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? तो राजेंद्र प्रथम था। संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? तो यह है कदम्ब का उल्लेख नहीं मिलता है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरुल किस भाषा में रचित है? तो तमिल भाषा में है।
कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो बनवासी स्थित थी। यहाँ पे नोट में लिखने हैं आप लोगों को, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। तमिल रामायणम अथवा रामावतारम का लेखक कौन है? तो कंबन है। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? तो कोलितुंग फर्स्ट ने किया था ये काम। चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाना जाता था। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोंडू के नाम से भी दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने किया है, तो अरिकमेडु जो बंदरगाह था इसका वर्णन किया है। वो संगम साहित्य में वर्णित कन्नड़गी और कौन है? तो तमिल महाकाव्य मणिमेखले की नायिका। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेनगुटवन था जो नेदुनजेरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा, पत्नी या कल्याणगी पूजा प्रारंभ हुई जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो मणिमेखले जो है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। दक्षिण भारत के किस वंश ने राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? तो पांडे भेजा था। तोलकापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल कल्याण और व्याकरण और काव्य से संबंधित है ये। तोलकापियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। किस नदी को पांडे राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? तो बेगी को कहा जाता है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? तो पंपा, पुन्ना और एवं रन्ना है। ये तीनों हैं आपके। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो करिकाल था। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन है थे? तो पेरुने देवनार थे। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन थे? तो तिरुवल्लुवर थे। संगम युगीन चोल शासक का धर्म क्या था? तो शैव था। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल क्या है? तो 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक है ये। अब बात करते हैं संगमकालीन प्रचलित शब्दावलियां कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट है, वहीं मैं बात करूंगा यहाँ पे। जैसे इराई की अगर मैं बात करूं, सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर, युद्ध में लूटे हुए माल में राजस्व, राज्य का हिस्सा। उल्गु या संगम, सीमा शुल्क को मार्ग कर सीमा के राज्य के आय का दूसरा सर्वप्रथम स्रोत था ये। और कलम की अगर मैं बात करूं तो अनाज के तौल की इकाई थी ये। संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए को कौन को ओ मन कौन को एवं मन शब्द प्रयुक्त होते थे? किस काल में संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए प्रयोग होते थे? संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन किस देवता से संबंध रखते थे? तो स्कंद से रखते थे। अन्य नाम इनका कार्तिकेय, कुमार या सुब्रमण्यम था। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूमि भाग क्या कहलाता था? तो मरुदम कहलाता था। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरयूर में पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? तो कारिकाल को जाता है। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? तो वस्त्र उद्योग था। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया है? तो एवन कहा गया है। संगम युग में उरयूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नी पप्पाले के रचयिता रुद्र कनार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी? तो करिकाल के द्वारा की गई थी। वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्ति प्रहलाद का वर्णन प्राप्त है, तो परिपादल में प्राप्त है। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा की आरंभ कराई थी? तो नेडियोन ने करवाई थी ये। नोट में लिखना है, राजेंद्र प्रथम ने गंगेय कोटचोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया तथा स्वयं गंगेय कोटचोल की उपाधि धारण की थी। ये नोट में लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछ लेता है गंगेय कोटचोल की उपाधि किसने धारण की? तो राजेंद्र फर्स्ट ने धारण की थी। अब बात करेंगे यहाँ पे प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार।
अब ये आपका प्राचीन इतिहास का लास्ट हिस्सा है। बस इसी को देखने के बाद से आप लोगों का ये प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। और क्विक रिवीजन के तौर पे आप लोग कभी भी एक बार नहीं 2 बार इसको आप लोग रिवीजन करके देख सकते हैं, तो आप लोगों को चीज़ें याद हो जाएंगे बिल्कुल। तो इस तरीके से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दया भाग के रचयिता जी मुतवाहन थे। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? तो गुजरात के शासकों का वर्णन है। आर्यभट्ट कौन थे? भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित्र के रचयिता कौन थे? तो संध्या नंदी थे। कल्हड़ द्वारा रचित रामतरंगिणी किसके आगे बढ़ाया गया? तो जोनराज एवं श्रीवर के द्वारा आगे बढ़ाया गया। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई है? तो पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवारे सुहौली शीर्षक के नाम से किया गया है। अष्टाध्यायी पाणिनि इसके रचयिता हैं। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदायी हैं। 10 कुमार चरित्रम के लेखक दंडी हैं। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक भास्कराचार्य हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे? तो लक्ष्मण सेन को। मिलिंद पन्नु किस भाषा का ग्रंथ है? पाली ग्रंथ है। नगानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? तो हर्षवर्धन है। शिल्पाधिकारम का लेखक इलिंगो है। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजयम का लेखक कौन है? तो जानक हैं। विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? बृहत संहिता को कहा जाता है। सौदरानंद किसकी रचना है? तो अश्वघोष की है। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से ये संबंधित है। भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। मिलिंद पन्नु नामक राजा रचना राजा मिलिंद मिनांडर तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है? तो नागसेन का है। कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? कल्हड़ की राजतरंगिणी से पता चलता है। गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की थी? तो हॉल ने की थी। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? भास्कराचार्य जाने जाते हैं। गुप्त काल के महत्वपूर्ण रचनाएं के बारे में देख लेते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम और कुमार संभवन रघुवंश विक्रमोर्वशीय ऋतु संहारम ये सारा कालिदास का है। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। विशाख दत्त की अगर मैं बात करूं तो देवी चंद्रगुप्त मुद्रा राक्षस है। दंडीन की तो 10 कुमार चरित्रम काव्य दर्शन है। सिद्धसेन की अगर मैं बात करूं तो न्याय अवतार है। भास का अगर मैं बात करूं तो स्वप्नवश दत्तम चारुदत्तम है। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है। चरक की अगर मैं बात करूं तो चरक संहिता है। आर्यभट्ट की मैं बात करूं तो ब्रह्मा सिद्धांत है। बुद्ध घोष की मैं बात करूं तो विष्णु शुद्धिमग्ग है। असंग की अगर मैं बात करूं तो योगाचर है। भास की मैं बात करूं तो उरुभंग है। भारवी की मैं बात करूं तो कृता अर्जुनियम है। अमर सिंह की अगर मैं बात करूं तो अमर सिंह के द्वारा अमर कोश लिखी गई थी। वत्स भट्ट रावण वध है। चंद्रगोमनी है। चंद्र व्याकरण है। बारामिहिर के द्वारा 12 बृहद संहिता या पंच सिद्धांतिका लिखी गई है। आर्यभट्ट की अगर मैं बात करूं तो आर्यभट्टियम लिखा गया है इनके द्वारा। शूद्रक की अगर मैं बात करूं तो ये मृक्ष कटकम इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। नोट में लिखना आप लोगों को। महाभारत के लेखक पतंजलि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, उनके पुरोहित थे। इसको नोट में लिख लेंगे आप लोग। इस प्रकार हमारा प्राचीन इतिहास का ये पूरा सार संग्रह समाप्त होता है। और आप लोग इसको बार बार रिवीजन बार बार देखें वीडियो को। एक बार में अगर आप लोगों को क्लियर नहीं होता है 2 बार देखें, 2 बार में क्लियर नहीं होता है 3 बार में देखें। और देखने के बाद से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। आप थ्योरी सेक्शन पढ़ने के बाद जब इसको देखेंगे तो इस तरीके से आप अपने परीक्षा को बेहतरीन बना सकते हैं और अपने पेपर में एक अच्छा स्कोर एक खड़ा करके आ सकते हैं। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही। मिलते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के साथ और उसका भी सार संग्रह पूरी इसी तरह से बताया जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।